हेलो बच्चों, आप में से कितने बच्चों का अटेम्प्ट इज इन जैन? सबका, ओके. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर गोना स्टार्ट फ्रेश टुडे? ओके, कूल. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? नो नो नो, द वन हु इज गिविंग इन जैन. नहीं वो ठीक है, तुम्हारा तो अभी काफी टाइम हो गया ना. तुम्हें कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं है तुम्हें? हाँ, और कौन कौन है? एक बार खड़े हो जाएंगे क्या? यू आर सेइंग दैट यू हैव गॉट कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं है. बेसिक लेक्चर्स देखिए. और कोई? अच्छा, तो दीज आर 4-5 पीपल. वेट आफ्टर द क्लास टुडे. तुम्हारे लिए बैच आज शुरू नहीं होगी. इट विल टेक अनदर 10 days फॉर यू टू स्टार्ट द बैच. उसके पहले बैच अटेंड नहीं करना, मैं जो बताऊंगा वही करना है. ठीक है? यस. रसगुल्ले, ए रसगुल्ले, ओए कर दे रिकॉर्डिंग के बटन पर. बैठो प्लीज. तो पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी एकदम. जल्दी से बोलेगी गुड मॉर्निंग. अगर ना कराए होंगे तो एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ थोबड़े पर. वाओ, दैट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल. सो डियर स्टूडेंट्स, योर फाउंडेशन सिलेबस फॉर जैन, दैट मीन्स वी आर देयर टुडे ऑन व्हाट अगस्त? 28 अगस्त. ठीक है, कल रक्षाबंधन किया, आज 20 अगस्त. इस अगस्त के बाद में आप समझ लो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड यू विल बी हैविंग योर अटेम्प्ट इन जैन. So technically speaking, we have got 4 months, but these 4 months are not very normal months. They are little abnormal. Comes a question why? They are abnormal for the reason that you have your Deepavali holidays in this. You also have your Ganpati holidays in this. And on 31st December also, नजदीक पास उधर भी हॉलीडेज होते हैं. सो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से इस पूरे टेन्यूर में 4 महीने में, बिकॉज इट इज अ फेस्टिवल सीजन, सो देर आर ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 18 हॉलीडेज. 10 दिन तो दीपावली के हॉलीडेज रहेंगे, और गणपति के यहाँ पर हम नहीं कर पाते हैं लेक्चर्स, बिकॉज रास्ते पूरे जाम रहते हैं. सो 2 से 3 दिन वहाँ पर जाते हैं, और मेरे हिसाब से क्रिसमस ईव के वक्त भी कुछ हॉलीडेज होते हैं. ओके, सो टेक्निकली स्पीकिंग विल बी हैविंग 15 to 20 days एज हॉलीडेज. So that also means that you will be having some extra lectures, so be prepared for that. Apart from that, you should also remember that the one who are having Jan attempt and who are starting right now, हर्षद ने आपको बताया होगा और स्वप्निल सर ने भी बताया होगा, this is actually a blended batch. So हर्षद ने बताया होगा ना? अच्छा, तो फिर I think I need not get into it. Maybe स्वप्निल सर will come and tell you all these things. ठीक है, आगे बढ़े. लेट की स्पेलिंग गलत है देवेश पटेल. इंग्लिश सीख क्या? होता तो बराबर लिखेगा कि नहीं लिखेगा? मेरे को ज्ञान बैठेगा तो थोड़ा सा तो सीख के आएगा कि नहीं? ठीक है. सो रसगुल्ले बच्चों, टुडे दोज हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, दिस लेक्चर स्टार्ट्स फॉर देम. ओके, वी विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग विद द टॉपिक कॉल्ड एज पार्टनरशिप. सिलेबस फाउंडेशन का इस बार जो है बहुत बेहतरीन क्रीम अच्छा सिलेबस है, और जिस तरीके से फाउंडेशन के रिजल्ट्स लग रहे हैं उसके हिसाब से अपेक्षा तो यही रहेगी कि रिजल्ट आपके भी टफ लगेंगे जैसे अभी लगा हो. अभी एक अटेम्प्ट और देख लेते हैं, सितंबर में आपको आइडिया लगी जाएगी, बट उसके बाद में जनवरी के अटेम्प्ट का हम सितंबर के अटेम्प्ट से अंदाजा ले पाएंगे कि किस तरीके से रिजल्ट्स आने चाहिए. जब ये बातें बोल रहा हूं तब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कभी भी 4 महीने की जब प्रिपरेशन है तब कभी भी बिल्कुल भी रिलैक्स्ड मत रहना. हर रोज अपने होमवर्क्स कंप्लीट करना, हर रोज पढ़ाई करते रहना, क्योंकि बेटा इसका बेनिफिट कैसा है कि आप पढ़ोगे कम समय के लिए, बट आपको पूरे जिंदगी भर का इसका बेनिफिट मिलेगा. सो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट कि यू नीड टू बी रियली रियली वेरी स्ट्रांग व्हेन यू आर स्टडिंग. पढ़ाई के अलावा आपको कुछ भी और हेल्प नहीं कर पाएगा. द ओनली वन थिंग विच कैन हेल्प यू आउट इज व्हाट? स्टडीज. What is the only one thing which will help you out? Studies, studies and studies. Is that okay? So इसका मतलब है क्या सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने का? ना. मस्ती करने का? Yes. बट पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में. ऐसा कभी मत करना कि बहुत एक्सर्शन कर लिया और फिर बाद में पढ़ाई नहीं हो रही है. सो हमेशा कोशिश करना कि पढ़ते रहो रेगुलरली और ज्यादा एक्सर्शन आगे ना हो. सो आज के ब्यूटीफुल टॉपिक का नाम लिखिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स.
पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप के पीडीएफ को डालने के लिए बोल दे। ओके हाँ सो बेटा जी लिखा क्या पार्टनरशिप अकाउंट? लिखिए हेडिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। टॉपिक कैसा, इजी है डिफिकल्ट है? इजी। लेंदी बहुत है, चालू होगा खत्म करने का नाम ही नहीं लेगा, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, ऐसा पार्टनरशिप है। कितने मार्क्स का वेटेज है? इट कैन कम फॉर अराउंड 15 to 20 मार्क्स। हर एग्जाम में 15 से 20 मार्क के बीच में आता है। बट क्या सर इस टॉपिक के अंदर कुछ खास बात हो सकती है क्या, कि मतलब 15 से 20 मार्क का आ रहा है तो खास बात हो सकती है क्या? टोटल पेपर कितने मार्क्स का आता है? तो योर टोटल पेपर इज फॉर 120 मार्क्स एंड समटाइम्स 125 मार्क्स। अब 120 मार्क में से ये जो 20 मार्क आप पढ़ने वाले हो अभी, ये ऑप्शन में जा सकता है, क्योंकि आज तक ऐसा देखा गया कि ये ऑप्शन में जा सकता है। बट तुम्हारे बाकी के टॉपिक एकदम परफेक्ट चाहिए, 20 मार्क के लिए ऑप्शन में जा सकता है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर आप ऑप्शन की बात क्यों करें? क्योंकि देखो बेटा, मेरा मानना क्या है कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एग्जाम में पास होना, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पास होना है तो आपने पहली कोशिश क्या करना कि किसी भी तरीके से मैं पास हो जाऊं। अच्छा, इस पर क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे? 100% आएंगे। लेवल कितना आता है? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। तो अगर पास होना है तो यह बात ध्यान में रखना कि आपको पहले वेटेज पार्टनरशिप को अगर देना है तो यह पूरा टॉपिक करना पड़ेगा, लेंदी बहुत है, आप इसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते। तो ये कौन से मनस्थिति से करोगे कि पूरा करूंगा, क्योंकि आएगा कहीं से भी आ सकता है। और बाकी के केसेस में क्या है कि मान लो इसके अंदर 3-4 टॉपिक मिलाकर 20 मार्क है, और बाकी के टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो 3-4 टॉपिक में आप ऑलमोस्ट वेटेज लेके आ सकते हो 40-45 मार्क्स का। ये प्रॉब्लम है। तो अभी देखो पार्टनरशिप में क्या क्या है। पहले लेवल पर है बेटा जी बेसिक्स। बेसिक्स में क्या क्या है तो मैं आपको लिखित कर देता हूं कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर क्या होगा, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। ओके, इसके अंदर फिफ्थ आएगा, इट इज कॉल्ड एज मिनिमम गारंटीड अमाउंट, गारंटीड प्रॉफिट्स, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स। ओके, यहां तक आ गए। फिर राजा बेटा जी हमारा नेक्स्ट लेवल पर बनता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर बनता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर बनता है आदमी मर गया, डेथ ऑफ पार्टनर, मार दे उसको। इधर और एक आइटम बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम सेपरेट पढ़ेंगे, इसको इसके साथ कंबाइन नहीं करेंगे, बट पार्टनरशिप अकाउंट्स में है ये सारा। एक प्यारी सी न्यूज बता दूं क्या, गुड न्यूज। ये तीन जो चीजें हैं, इन तीन चीजों पर अभी तक 80% टाइम क्वेश्चंस आए हैं। 80% टाइम एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के ऊपर क्वेश्चंस है। और एक गुड न्यूज बता दूं, इसके अंदर कुछ कॉमन ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है? कॉमन ट्रीटमेंट किसका किसका है? तो पहला मैं लिखूंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीनों में ही सेम है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बी वाला क्या है? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। सी वाला क्या है? रीवैल नहीं, सी वाला कौन सा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। संतोष उठाना है फोन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
सुधांशु, लेक्चर को शुरुआत से देखो, मैंने कहा था कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो क्लास के बाद में बात करेंगे, 10 दिन के बाद में आपकी बैच शुरू होगी। बहुत स्पष्ट भाषा में बात करी है मैंने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डी इसके अंदर आएगा बेटा जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अरे उठा ले यार एक बार का। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ई वाला पार्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेटा जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुड न्यूज ये है, ये सभी के सभी आइटम सेम है। मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को अगर करना है तो बेटा जी हम वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे हमने 12th में पढ़ा था। 12th में कैसे पढ़ा था आपने? पहले एडमिशन पढ़ा होगा, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ। अब ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अब हम कैसे पढ़ेंगे? पहले जो जो चीजें कॉमन है उनको अच्छे से समझ लेंगे, उसका मीनिंग क्या है समझ लेंगे, फिर वो कॉन्सेप्ट कहीं पर भी आए हम अप्लाई कर पाएंगे। So we are going to do what? We are going to break the partnership into concepts, understand the concepts, and once we are understood with the concepts, we'll be able to apply it any of the chapter which comes. It could be admission, retirement, death. और मैं concept भी इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको intermediate के लिए भी बहुत help हो जाएगी। Intermediate में भी आपको गुडविल है, उसका accounting of goodwill आ सकता है, तो सब जगह आपको help हो जाएगी। तो मैं पढ़ाने का तरीका इस तरीके से रखूंगा। आप रेडी हो इस चीज के लिए? Yes, here we go. So राजा बेटा जी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, लिखिए पहली हेडिंग। ये चार्ट बन गया क्या पूरा, पूरी क्लास का? किधर गया मैं? ये पूरा चार्ट बन गया बेटा? ओके, सो हियर वी गो एंड स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। पहला लिखिए हेडिंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हो ना पिल्लू? Anyone who knows what is the meaning of goodwill? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल सही। इंटेंजिबल मतलब क्या? जिसको टच नहीं कर सकते। जैसे प्लांट एंड मशीनरी को टच कर सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग को टच कर सकते हो, गुडविल को आप टच नहीं कर सकते। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, बराबर है। और क्या, और क्या जानते हो आप गुडविल के बारे में? ब्रांड वैल्यू इज डिफरेंट ना बेटा, गुडविल इज डिफरेंट। एसपीसी नाम ही काफी है, जैसे नाम है तो वो गुडविल है, बिल्कुल सही। तो उसको अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? गुडविल इज फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। क्या बोला? गुडविल इज फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो लिखो, गुडविल इज फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने सिलेबस वगैरह कुछ नहीं लिखवा है। सिलेबस वगैरह लिखवा दूंगा, चलते चलते आपको पता ही चल जाएगा क्या सिलेबस है, चिंता मत करो। तुमने 12th पढ़ा था पूरे 10 महीने, 10-11 महीने पढ़े होंगे ना 12th। 11th के रिजल्ट के बाद में शुरू हो गया होगा, या एग्जाम्स के बाद में शुरू हो गया होगा 12th। 10-11 महीने पढ़े। बस हिंट के लिए बता देता हूं, 12th का सिलेबस वाज अराउंड से 30%, चलो 33% बस। तो आपका सिलेबस एट फाउंडेशन लेवल में कितना है? 66% और कवर करना है। और मुझे टाइम कितना दिया गया है? 4 महीने। तो तुम समझ सकते हो। तो सिलेबस वगैरह लिखते रहेंगे, पेपर कैसे लिखना है, क्या करना है, सब चीजें बता दूंगा समय समय पर। सो गुडविल इज फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। नाउ व्हाट डज दैट मीन? एक काम करते हैं, ठीक है? ये भाई तू इधर आ, चश्मा हैरी पॉटर वाला पीछे वाला, हाँ इधर आ जा, जल्दी से आ जा। तू भी आ जा उसके साथ में, दोनों दोस्त हो गया। कहाँ का निवासी है? मुंबई से है तू? हणत्यो? अरे मेरी जान, आई लव यू। आजा आजा आजा। मेरा रसगुल्ला सोलापुर का है भाई, मैं भी सोलापुर का हूँ। सोलापुर मध्ये कुठे राहतो? 7 रस्ता बेस्ट है। इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आ ना तू भी। दोनों हाथ मिलाओ। ओके, अभी ये दोनों ये छोड़िए। ममता बनर्जी कैसे हाथ मिलाती है? ऐसे, हाँ ऐसे करके ऊपर करो। एक और कर रहे हैं इनको। तुम्हें पता है ऐसा क्यों कर रही है? ये दोनों पार्टनर है। दोनों कौन है? पार्टनर। हाथ नीचे कर दो अभी। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए है? कैश ऑनलाइन सर। नहीं फेंकने का है अभी। 10,000। वो उसका रेट बताना चालू हो गया, 150। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, क्या करते हो? मतलब कितने पैसे? 1000 नहीं रे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दोनों करके 1-1 लाख रुपए कर बिजनेस चालू किया, ठीक है?
ये दोनों बन गए पार्टनर। अब मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों काम करेंगे। क्या करेंगे? काम। देखना चाहते हो काम कैसे करोगे? तो क्या बिजनेस चालू करोगे? जबरदस्ती जल्दी करोगे बिजनेस चालू। कपड़े का बिजनेस, वेरी गुड। अभी चलो काम करना चालू कर दो। इधर दिखाओ भाई, थोड़ा डेमो करो, काम करो। अच्छा ठीक है, इधर से घूमो, इधर से घूमो, हाँ इधर से घूमो, हाँ घूम जल्दी से, हाँ हाँ 2 राउंड मारो और ठीक है। तुम्हें पता है ये क्या हो रहा है? ये काम कर रहे, सालों को काम कर रहे, आता नहीं, बट साल बीत गए, 2 3 4 साल बीत गए, अभी 2 साल बीते, ऐसे और 2 3 साल बीत जाएंगे कि नहीं? जब साल बीत जाएंगे तो इनके व्यवसाय का कुछ नाम बन जाएगा, है ना? और नाम बन जाएगा तो सीधी सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि अगली बार ये श्योर है कि कम से कम इतना धंधा तो कर ही लेंगे। जैसे तुम्हें पता है, मैं फर्स्ट टाइम काम करना शुरू किया था बेटा, तो मैं कितने बच्चों के साथ शुरू किया होगा? 0। हाँ तुमको ऐसा मजाक लगता है, हमारे जमाने का रूल अलग था। बैठो मैं अभी तुमको बता दूं, मैं पहली टाइम जब टीचर बना, अनाउंस करी बैच, क्लास में मैं अकेला ही जाके बैठा था। मजा क्या करे, नहीं आए थे कोई, स्ट्रगल का पार्ट रहता है। फिर सेकेंड लेवल पर 1 आध 2 4 बच्चे आए, फिर और कुछ बच्चे आए, फिर कुछ और बच्चे आए, बट धीरे धीरे करते करते अब मुझे लगता है, मैं आज ही बात कर रहा था मेरी वाइफ से, 20 साल होने को हो जाएंगे। ओके, और अब मैं अगर बोलूं कि मैंने बैच लॉन्च करी, तो मैं ये श्योर हूं कि इतने बच्चे तो आ जाएंगे। अगर मेरी पिछले साल की इनकम देखेंगे तो इस साल की इनकम को मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूं। अब मैं बैंक के पास जाता हूं तो बैंक मुझे खुद फोन करके बोलती है कि सर लोन ले लो। तुम चाहे तो तुम ट्राई करके देख लो गुड़िया, बैंक को फोन करो, नंबर दो तुम्हें बैंक लोन नहीं देगी। तुम्हें क्या लगता है देगी? तो सीरियस क्यों हो रही है? हाँ या ना इतना बोलना है, बात खत्म कर। बैंक तुम्हें अभी लोन देगी क्या? बट मुझे कॉल आते हैं कि लोन ले लो सर। ऐसा क्यों फर्क है? मेरे और इस गुड़िया में फर्क क्यों कर रहे हैं? नहीं आवाज नहीं आ रही। हाँ पैसा नहीं, वो प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं कि मेरे पास फ्यूचर में इनकम रहेगी। पैसे की क्या बात है, अगर कल को तुम्हारे पास पैसा भी रहेगा तो तुम्हें लोन नहीं देंगे। विजय माल्या के पास कम है क्या पैसा? विजय माल्या को लोन मिलेगा क्या? नहीं। मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको फील करो। पैसे की वजह से कोई लोन नहीं देता दादा। लोन इसलिए दिया जाता है कि भाई साहब आप उसको रिपे कर पाओगे क्या, और रिपे कब कर पाओगे? अगर आप कमा पाओगे तो बेटा जी, जब मैं शब्द बोल रहा हूं कि मैं अगर एक एस्टैब्लिश्ड ये हूं, जैसे कोई सैलरीड में जाता है और पिछले उनको अगर परमानेंट जॉब है, तो वो समझ जाते कि हाँ ये फ्यूचर में इसके पास पैसा आएगा, उससे लोन रिपे कर देगा। वैसे आनंद बांगड़िया को भी लोन इसलिए ऑफर कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में मेरे पास पैसा आएगा, लोन दे देंगे, रिपे कर देंगे। तुम्हें लोन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारे पास में भी पैसा है, इसीलिए तो इधर आए हो। घर वालों के पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास है, और वो जो उनका है वो तुम्हारा है, तुमको भी मालूम है। बट तुम जाओगे तो भी तुम्हें लोन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या कि फ्यूचर में कितना कमाओगे, आ रही की बात धन में। और ये कैसे निकलेगा? इट इज एन एस्टिमेट। पहली चीज क्या है? एस्टिमेट। मुझे बोलोगे सर ऐसे कैसे एस्टिमेट करेंगे? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ, अब कौन कौन लोग कहां कहां से है मुझे एक बार बताओ तो जल्दी जल्दी से, कौन कौन कहां से है? हाँ मध्य प्रदेश इंदौर का, और कौन? उत्तर प्रदेश में कहां से? प्रयागराज। ओके, बार्शी। और कोई बच्चा? वडोदरा गुजरात। और कोई? हरियाणा कहां से? रेवाड़ी। और हाँ, और लातूर। और हरियाणा कहां से? पटना बिहार। रेवाड़ी कहां? तुम कहां पे? हरियाणा कुरुक्षेत्र। हाँ कोल्हापुर। और कोई? यवतमाल। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। यवतमाल खड़ा हो जा, लातूर खड़ा हो जा, सोलापुर खड़ा हो जा, और कौन था? कोल्हापुर खड़ा हो जा, कोल्हापुर। और मुझे कुरुक्षेत्र का पता नहीं। कुरुक्षेत्र तुम भी खड़े हो जाओ। मैं अभी इनको कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप देखना। मुझे एक बात बता गुड़िया, कितने साल से तुम लातूर में रह रही हो? 10 साल। और आप कितने साल से रह रहे हो? आप कहां से हो? यवतमाल से। कितने साल से हो आप? हाँ 18 साल से। आप कितने साल से हो सोलापुर? हाँ 19 साल से। आप 18-19 साल से आप भी हो, है ना, कुरुक्षेत्र में, है ना। और आप कोल्हापुर के हो। मैं भी देखो कुछ प्रश्न पूछूंगा और तुम सरप्राइज रहोगे, सभी आंसर सही देंगे। कोल्हापुर में बारिश कितनी होती है? ज्यादा होती है। तो इन्होंने शब्द क्या बोला? ज्यादा होती है ना। अब मैं इसको पूछूंगा, भाई साहब यवतमाल में बारिश कितनी होती है?
विदर्भ में आता है ना, विदर्भ में बारिश होती है। लातूर में कितनी बारिश होती है? इतनी बारिश नहीं होती है, लातूर इज ड्राई, आपने बीच में न्यूज भी पढ़ी होगी। कुरुक्षेत्र में कितनी होती है? साल में 1 महीने ही बारिश होती है कुरुक्षेत्र में, ऐसा आप बता रहे हो? आपके हिसाब से सोलापुर में कितनी होती है? कम ही होती है इन कंपैरिजन टू पुणे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बारिश किधर ज्यादा होगी, पुणे में होगी या सोलापुर में, तो पुणे में, राइट। बारिश कहां ज्यादा होगी, लातूर में या सोलापुर में ज्यादा? एक कंपैरेटिव अगर बताए तो मे बी सोलापुर। बारिश कहां ज्यादा होगी, कुरुक्षेत्र में या लातूर में? मे बी आई डोंट नो हाउ मच इज द रेनफॉल, बट आपको समझ में आ रहा है क्या हम क्यों प्रिडिक्ट कर पा रहे बारिश? बैठो, हम बारिश क्यों प्रिडिक्ट कर पा रहे? सालों का डेटा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? जब डेटा होता है तो डेटा को क्या कर सकते हो आप? प्रोजेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट कहां पे कर सकते हो? फ्यूचर में। हर बार तुम देखते होंगे कि इस बार बारिश अच्छी रहेगी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है, हालांकि फेल जाता है वो बात अलग है, किसी को पता नहीं, ठीक है वो होता है। अरे तुमको मालूम हमने 2 दिन छुट्टी दी इधर पुणे में, बोले बहुत जोरदार बारिश आएगी, और फिर बारिश ही नहीं आई। और जिस दिन छुट्टी नहीं दी उस दिन बहुत धनाधन बारिश आई भाई साहब, हम फंस गए थे। बट एनी विच, तो अब आपको मैं बताऊं, मैं आपको और एक चीज बताऊं। एक बच्चा था बहुत सिंसियर, पहले साल उसको 98% आए, दिस इज 7th स्टैंडर्ड। फिर उसको आए 97%, 8th स्टैंडर्ड। फिर आए उसको फिर वापस 98%, फिर आए उसको 96%। फिर ये कहां हो गया? 7th, 8th, 9th और 10th में हो गया। फिर 11th में आए उसको 94%। ओके, अब मैं बोल रहा हूं 12th में कितने आएंगे? अरे तुम होशियार हो रहे, तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि भाई साहब जो उसका पास्ट है वही फ्यूचर में जाएगा। मेरे साथ बचपन में एक किस्सा हुआ। हमारे जमाने में साइकिल वॉज समथिंग विच वॉज रियली अ ग्रेट प्राइज पोजीशन। तुमने भी पापा से कुछ ना कुछ मांगा होगा ना बचपन में, तो हमारे जमाने में साइकिल हुआ करती थी। तुम क्या मोबाइल मांगते हो, हम क्या मांगते थे? साइकिल। तो साइकिल मुझे लेट मिली थोड़ी सी, मैं बहुत शैतान आदमी। तो क्या हुआ, पापा ने कुछ कंडीशन डाली, और हमारे जमाने में परसेंटेज कम ही मिलते थे। तो पापा ने बोला कि जिस व्यक्ति को इस बार 80% के ऊपर आएंगे उसको इस साल साइकिल मिल जाएगी। हम 3 भाई बहन, मतलब मैं, मेरा भाई और मेरी एक कजिन सिस्टर, हम तीनों साथ में रहते थे, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने टारगेट दिया कि जिनको अगर परसेंटेज आए 70 to 80% उनको दूसरे साल साइकिल मिलेगी, और जिनको आएंगे 65 to 70 उनको तीसरे साल साइकिल मिलेगी। मैं छोटा बच्चा था, मैंने सीधा सीधा रोते रोते पापा को बोला, अब सीधा बोलो ना, आपको मुझे देना ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोला? अरे मुझे मेरी औकात पता थी, आज तक कभी 60 के ऊपर नहीं है, खींच तान के लेकर भी आऊंगा तो 65 तक नहीं, आज तक 60 के ऊपर नहीं है, 65 कहां से आ जाएंगे? तो अपन ने क्या बोला, सीधा सीधा बोलो ना, मेरे को देने का ही नहीं है बोलकर। अपन शांति से सुन रहे थे। बट तुम्हें पता है कि मैं जब छोटा सा बच्चा था तब मैं प्रोजेक्ट कर पा रहा था। तो बेटा जी, गुडविल भी वही है। गुडविल इज व्हाट? फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सो अब ये फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा जी। इसमें हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या लेते हैं बेटा जी? सो देयर आर वेरियस मेथड्स। सो व्हाट? देयर आर मेथड्स। सो पहला वाला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं? ईयर लेते हैं। सुन ले रे छोरी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, जितने भी साल का डेटा दिया जाएगा इसको मैं क्या करूंगा बेटा जी? टोटल कर लूंगा। इसको टोटल कर लू क्या? तो ये आ जाएगा टोटल। टोटल आने के बाद में राजा बेटा जी मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा जी? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो मुझे क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आएगा क्या? भाई साहब जरा सुनो तो सही, ये एवरेज प्रॉफिट आया, आ गया। ओके, अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, आज के तारीख में एप्पल इतना क्यों चलता है? आपको क्या लगता है? मैं आपको दूसरा रीजन भी बताता हूं। एप्पल इसलिए चला because it was also supported by somebody called as Steve Jobs. Yes sir? अब नहीं है स्टीव जॉब्स। तुम कोई बड़ी कंपनी का नाम बताओ आज की तारीख में। एक काम करते, बोट ले, जिसको तुम जानते हो। बोट क्या है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह मिलते हैं। तो मुझे बताओ बोट क्यों चलता है इतना?
ठीक है, प्रोडक्ट होगा। बट मुझे एक बात बताओ, बोट में से अगर उसके एंटरप्रेन्योर या ओनर को बाहर निकाल दूं तो तुम्हें लगता है कि बोट उतना ही चलेगा? चलो आपको दूसरा और एक भारी एग्जांपल देता हूं, स्वप्निल पटनी क्लासेस। स्वप्निल पटनी क्लासेस में से स्वप्निल पटनी को बाहर निकाल देता हूं, चल पाएगा क्या उतना? नहीं। तो आप समझ रहे हो कि स्वप्निल पटनी क्लासेस में इनकम सिर्फ बिजनेस से नहीं आ रही है। बिजनेस का नाम है स्वप्निल पटनी क्लासेस, दिखा ये बिजनेस, ये आर्टिफिशियल। उसके अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्वप्निल पटनी, ही इज द फाउंडर। अगर स्वप्निल पटनी को बाहर निकाल दिया तो उसको व्यवसाय को उस तरीके से चलाना मुमकिन नहीं होगा। ऐसा होता है। जैसे अगर आप बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में से मुकेश अंबानी बाहर हो गया तो व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। समझने की कोशिश करो, व्यवसाय के प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करने वाले एक अकेले व्यक्ति नहीं होते, एक से ज्यादा होते। तो अगर मैं आपसे बताऊं, आज के तारीख में मुझे बताओ तुम कौन से सिंगर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो? अरिजीत सिंह। सो अरिजीत सिंह की कंपनी का नाम लिख दिया अरिजीत सिंह कंपनी लिमिटेड, हो सकता है ना? अब अरिजीत सिंह की कंपनी में से अरिजीत सिंह को बाहर कर दिया तो चल पाएगी कंपनी उतना? शाहरुख खान की कंपनी का नाम है रेड चिलीज ना, कुछ रेड चिलीज। शाहरुख खान की कंपनी में से शाहरुख खान को बाहर कर दिया, इतना चल पाएगा? चेन्नई सुपर किंग्स ना, चेन्नई सुपर किंग्स में से धोनी को बाहर कर दिया, उतना क्रेज चलेगा क्या? नहीं। तो मेरे रसगुल्ले बच्चों, अब तक बात पहुंचा दी है मैंने कि एक व्यवसाय में कई बार ऐसा होता है कि लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाले तो इस व्यवसाय में आपको कुछ शेयर किसको देना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है जो ओनर को बिलोंग करता है, यस और नो? या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। क्या बोला मैंने? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, मतलब जो पार्टनर का है वो साइड में निकाल दो तो तुमको क्या मिलेगा? प्योर बिजनेस का प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट मिला? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर भी बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। सो सर ये पहले वाले प्रॉफिट और इस प्रॉफिट में क्या फर्क है? मान लेते हैं इसको बोलते हैं ए और ये है बी, इन दोनों में फर्क क्या है? पहले वाला जो प्रॉफिट था उसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। 3 लोग कौन से? एक तो धंधा, और एक जो धंधे को प्रोवाइड कर रहा है क्या? कैपिटल। उस कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ हुआ तो। और तीसरा आइटम कौन सा बेटा जी? जो पार्टनर काम कर रहा है, वो फोकट में काम कर रहा है ना। कितने के पापा का बिजनेस है इधर? तो पापा का बिजनेस है तो आपके पापा जब बिजनेस में काम करते हैं तो उनका कुछ तो रेम्यूनरेशन बनता होगा ना। तो रेम्यूनरेशन आपको धंधे के प्रॉफिट में से साइड में निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको बिजनेस का कोरा प्रॉफिट मिलता है। मिला गया? अब बेटा जी इस प्रॉफिट को लेकर हम गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस। क्या बोला बेटा जी? एवरेज प्रॉफिट इंटू व्हाट? ईयर्स ऑफ परचेस। Who'll tell me what is this average profit into years of purchase? Years of purchase का मीनिंग बता दो। किसी बच्चे को नोकिया नाम पता है क्या? सही में तुमको नोकिया पता है? क्या है? मोबाइल कंपनी थी, तुम्हें पता है बंद हो गई? चालू है मतलब अभी खरीद लिए। नोकिया कौन था मालूम है क्या? आज जो एप्पल है ना, एप्पल का बाप था वो। चल ठीक है, तुझे दूसरा पूछता हूं, ब्लैकबेरी पता है क्या? कितने लोगों के पास ब्लैकबेरी है इधर? कितने लोगों के पास नोकिया है इधर? समझ रहे हो तुम? एक जमाना था, इधर नहीं पूछ रहा हूं मैं, तुम कहीं पर भी देख लो सबके पास नोकिया था। बट नोकिया कुड नॉट शिफ्ट टू द एंड्रॉइड सिस्टम एंड नोकिया गॉट आउटडेटेड। सो बेटा जी कभी भी किसी भी व्यवसाय की गुडविल अनलिमिटेड नहीं होती है। जितने भी धंधे आए सब बंद हो गए। राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? सो राजा बेटा जी समझने की कोशिश करना, ईयर्स ऑफ परचेस मतलब गुडविल कितने साल तक चलेगी। क्या बोला? वाह वाह वाह, हिपोपोटामस। ईयर्स ऑफ परचेस का मतलब क्या? गुडविल कितने साल तक चलेगी। तो बेटा जी मुझे गुडविल का फॉर्मूला बता दो। व्हाट इज गुडविल? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस, सो यू विल गेट व्हाट? गुडविल। ये कौन सा वाला मेथड बताया मैंने? सिंपल एवरेज। सुनना इधर, ये लड़का जो था ना, ये 7th 8th 9th 10th 11th में इतने परसेंटेज आए, 12th में इसको आए 61%। क्यों? पढ़ाई नहीं किया? सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है? एक बच्चा बराबर बीमार हो गया, और कुछ बराबर इंटरेस्टिंग आंसर दो।
कुछ कुछ बच्चे बहुत भारी बोलते हैं, सर कुछ अफेयर अफेयर लफड़ा फड़ा हो गया होगा, लड़की का चक्कर बाबू भैया, हो सकता है। तो बेटा जी मैं आपको बताता हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे मालूम है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तुम बेकार हो। तो बेटा जी अब मुझे बताओ, अगर मुझे उसकी कैपेबिलिटी रेट करनी है तो बेटा जी 61% नॉर्मल डेटा है कि एबनॉर्मल है? ये आगे रिपीट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? हम क्या निकाल रहे हैं? फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। तो ध्यान से सुनना, जब कभी भी गुडविल निकालोगे तो एबनॉर्मल ईयर्स नहीं लेना। एबनॉर्मल ईयर्स मतलब कोरोना के समय में लोगों के धंधे बंद थे, वो एवरेज प्रॉफिट निकालने में नहीं ले सकते आप। कोरोना के केस में कुछ लोगों का पैसा धनाधन आया, डॉक्टर्स, बट अभी जाता भी नहीं, कोई कुत्ता नहीं जा रहा है उधर। अच्छा मुझे बता, मैं झूठ बोल रहा हूं तो कितने लोगों ने कोरोना के जमाने में डॉक्टर को एक हाथ तो फोन किया था, मतलब या डॉक्टर को विजिट करके आए थे कोरोना के जमाने में? तुम्हारे घर में तुम जानते हो, गए थे, सुना था कोई रिलेटिव्स वगैरह, बट मेरे राजा बेटा जी अब जाते हैं क्या? अब उतने नहीं जाते, सिंपल सी बात है। अरे पाजी मैं आपको क्या बता रहा हूं, पता क्या, एकदम सिंपल सी भाषा बता रहा हूं। एबनॉर्मल ईयर्स को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमारे गुडविल का डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। और एबनॉर्मल ईयर्स अगले साल रिपीट नहीं होता है। एक काम करते, लॉस बाय फायर, आग लगी, नुकसान हो गया, हर साल आग लगेगी, तो लॉस बाय फायर का लॉस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? चोरी से होने वाला नुकसान, लॉस बाय थेफ्ट लेना चाहिए क्या? तो कुल मिलाकर एवरेज प्रॉफिट कौन से ईयर के लेते हैं? नॉर्मल ईयर या एबनॉर्मल ईयर? नॉर्मल ईयर। एबनॉर्मल ईयर मतलब जो धंधे का स्वरूप नहीं है, कुछ एबनॉर्मल चीजें हुई। तो राजा बेटा जी मेरे रसगुल्ले बच्चों को पता चल गया कि सर हम क्या निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ गुडविल से। अगर हम गुडविल निकालनी है तो हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस। ईयर्स ऑफ परचेस मतलब कितने साल तक गुडविल चलेगी। एग्जामिनर खुद सल्यूट ठोक के बताएगा कितने साल तक गुडविल रहेगी, और आपका गुडविल निकल जाएगा। तो थोड़ा क्या देख रहे हो, लिख कर लियो अभी। औरत का चक्कर, नीतीश कुमार, औरत का चक्कर तुम्हारा चलेगा, उसका लड़की का चक्कर था, समझा? साले औरत का चक्कर क्या बोल रहे हैं यार। अभी ऑनलाइन वाले इतने हंसेंगे ना, इतने हंसेंगे। कुकिंग मेड इजी कौन है प्रयागराज से? फोटो भेजू क्या? लिख लिया पिल्लू, वेरी गुड। उसने कमेंट डिलीट कर दिया। यस अदनान, बिल्कुल सही बोला। अब मत देखो फिर, अभी मत देखो फिर। शैल आई गो अहेड नाउ? सो पूरी क्लास को गुडविल के बारे में एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड। अच्छा गुड़िया लिख ले, लिख ले, ये पहले ही गधेड़े लिख कर बैठ जाते हैं। अरे सर घरी बसून आहे, घरवाले पण बघत आहे, सॉरी। घरवालों नमस्ते, अच्छा आदमी है मैं एकदम। अभी एक ट्रिक दे रहा हूं तेरे को अंशु, अगर घरवाले भी समझ गए और हंसे तो मजा आ जाएगा। चले अभी आगे। With God's grace, you know, one thing which I'll tell you just as a matter of एक अच्छी चीज, my relation with my dad was like, you know, बहुत strict. My dad was very very strict, okay? And मुझे याद नहीं है यार, मतलब कभी मूवी वगैरह देखते करते थे तो कुछ आ गया कर गया तो फिर डिलीट, इधर उधर गए करे ऐसे, you know, and that kind of a very strict dad kind of a relationship. But CA बनने के बाद में और थोड़ा बहुत पैसा ऐसा कमा लिया, नाम वाम बना लिया, कर लिया, अच्छे काम किए, तो आई टेल यू वन फाइन थिंग विच हैपेंस इज यू कैन टॉक टू योर डैड वेरी इजीली। और अभी हम बात करते हैं एकदम बिंदास मस्ती में, मतलब ऐसा डायरेक्टली तो नहीं कर सकते बट अभी मस्ती कर लेते हैं, मतलब ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है, मस्ती कर लेते हैं। तो तुम बॉयज को बता रहा हूँ मैं, बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू हैव अ डिफिकल्ट रिलेशन विथ योर डैड एंड ऑल ना, तो डू वन थिंग दैट रियली डू समथिंग रियली ग्रेट, कि उसके बाद में ना पापा खुद ही अपना वो सब कुछ है ना छोड़ देते हैं एंड देन ही बिकम्स अ फ्रेंड विथ यू। ये मेरे साथ तो हुआ है। चले भी आगे।
हाँ जी, ये रहा आपके सामने दूसरा डेटा। बेटा एक बार क्या हुआ, वही मेरे पापा की स्टोरी चल रही थी तो पापा की स्टोरी बताता हूं। एक बार मैं मेरे पापा के पास गया सीए बनने के पहले। मैंने बोला पापा 10 लाख रुपए दो। पापा ने बोला किस लिए चाहिए? मैंने बोला बिजनेस करने का है। ठीक है, चुबे ना लायक। तो ये 10 लाख पापा ने एफडी करके रखी थी। बोले पापा मम्मी जब बुढ़े हो जाएंगे तो उसके लिए काम आएगा। बट उन्होंने बेटे के लिए पैसे निकाल कर दिए। 10 लाख की एफडी की थी। पापा 10 लाख की एफडी पर 10% कमा रहे थे। मतलब कितना कमा रहे थे साल का? 1 लाख। ठीक है, मैंने पापा से पैसे लिए 10 लाख रुपए और राजा बेटा जी मैंने इन्वेस्ट किया एक धंधे में और मैंने उस साल कमाए 1000 रुपए। हंसो मत यार प्लीज, हंसो मत, हंसो मत ना लाइक। मैंने कितने रुपए कमाए बेटा जी? 1000। और फिर मैं जाके पापा को क्या बोल रहा हूं, पापा मेरी भी गुडविल है। पापा ने बोला कैन यू एक्सप्लेन हाउ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? तो मैंने बताया उनको, देखो पापा हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। मेरे 4 साल का प्रॉफिट 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 और डिवाइड बाई किया पापा कितने से? 3 साल से आ रहा है पापा 2000। मैं कम से कम ऐसे 50 साल तक तो कमाऊंगा पापा। 1 लाख गुडविल है पापा मेरी। पापा ने झाड़ू लिया और फिर मारा मेरे को। मैं आपसे पूछ रहा हूं पापा ने झाड़ू क्यों उठाया? मतलब ये बच्चा बराबर बोल रहा है कि मेरे बापू ऑलरेडी मुझसे ज्यादा कमा रहे थे और वो भी बिना कुछ किए। मैं कुछ कर रहा हूं सो आई एम अर्निंग लेस। यस और नो? सो राजा बेटा जी इसके अंदर दूसरा एक मेथड इन्वेंट हुआ जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। इकोनॉमिक्स का एक कानून है जिसके तहत यह बोलता है कि हर व्यक्ति पैसा कमाता है। हर व्यक्ति, आप चले जाओ इधर वड़ा पाव सेंटर पर किसी पे भी, हर एक वड़ा पाव वाला व्यक्ति पैसा कमा रहा है। बट ज्यादा कौन कमा रहा है? जंबो वड़ा पाव वाला। अगर आप बोलेंगे इडली, सब लोग इडली बेच रहे हो पैसा कमा रहे, बट ज्यादा कौन कमा रहा है? वैशाली। वैशाली होटल का नाम है, जिनको पता नहीं है। हाँ, वैशाली किसका नाम है? होटल का। अरे फेमस होटल है मेरे भाई। या अन्ना इडली कमा रहा है। वाई? बिकॉज दे आर चार्जिंग प्रीमियम। मैं आपको बताऊं किसकी गुडविल ज्यादा है? एप्पल की गुडविल ज्यादा है या माइक्रोमैक्स? किसकी है? एप्पल की गुडविल ज्यादा है। यस और नो? बिकॉज एप्पल इज अर्निंग सुपर प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज अ सुपर प्रॉफिट? आई टेल यू। हर व्यवसाय कुछ ना कुछ पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो पहले स्टेप पर हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सेकंड मेथड आएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। बोलो हाँ। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं? हम पहले लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। सर कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? अरे येड़े अभी निकाला ना ऊपर, वैसे ही। तो इधर लिख दूं क्या? ऊपर देख, ऊपर देख। ऊपर देख मतलब कुछ लिखना नहीं, तो येड़े के जैसे देखता रहेगा ऊपर ही। तो मैंने लिखा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले क्या लेने का? एवरेज प्रॉफिट लेस। आप धंधा है तो कैपिटल तो रहेगा, धंधा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, हो कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें से माइनस करेंगे। आई एम सॉरी। एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला बे? नॉर्मल प्रॉफिट। और ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते मैं बताता हूं। मेरा बापू किधर लगा के रखा था पैसा? एफडी में। कितने रुपए कमा रहा था? 1 लाख रुपए। तो राजा बेटा जी इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला बेटा मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर परसेंटेज। हर व्यवसाय का एनआरआर अलग होता है। मुझे बताओ कितने लोगों के माता पिता का बिजनेस था, अपने हाथ ऊपर किया था? क्या व्यवसाय? केटरिंग। और किसने किसने हाथ ऊपर किया था? हाँ, पेपर ट्यूब क्या होती है? अच्छा हाँ, ए पिल्लू, कंस्ट्रक्शन एंड होटलिंग। और इधर इरिगेशन पाइप्स। अब मैं आपको बताता हूं, तुम मुझे खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ। एक बनिया है जो मैगी के पाउचेस बेच रहा है और इधर ये बेच रहे हैं केटरिंग, खाना बनाकर दे रहे हैं। इरिगेशन पाइप्स का बिजनेस है, होटलिंग का बिजनेस है। होटलिंग ही बोला ना तुमने? नहीं, पेपर ट्यूब्स। वो पुट्टा मुझे बोलता है कि उनका होटल और रियल एस्टेट का बिजनेस है। तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? रियल एस्टेट। तुम्हारा बुद्धि बहुत तेज है क्योंकि तुमने बराबर बता दिया कि रिस्क इसमें। अब मैं तुमको बता रहा, एक दूसरा आदमी जुआ खेल रहा है, हाँ, उसका रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। कोई शेयर मार्केट में कर रहा है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी
ज्यादा है। समझने की कोशिश करना, एनआरआर डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग। अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आपका नॉर्मल रिटर्न भी ज्यादा होगा। सो एनआरआर कौन बताएगा बेटा जी आपको? एग्जामिनर ऐसा सैल्यूट ठोकेगा और खुद बताएगा कि देख भाई कैपिटल एम्प्लॉयड तो तू निकाल ले और उसको मल्टीप्लाई कर दे एनआरआर से, तो इतना तो पैसा कमा लेना चाहिए। अब ये माइनस कर देंगे जो हमने कमाया है, एग्रीड, और जो नॉर्मल है अगर वो माइनस कर देंगे उसमें से, तो बेटा जी हमें क्या मिल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। बोलो हाँ। जैसे ही आपका सुपर प्रॉफिट है, ले भाई आपकी गुडविल आई। सुपर प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस। बोलो हाँ। वेरी गुड। मुझे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं समझा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट है माइनस, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो देंगे, माइनस और क्या करेंगे? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अगर कुछ रहा तो। ठीक है, सेकंड स्टेज नीचे आओगे, क्या करोगे? अगर सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। सॉरी, क्या करेंगे? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा जी? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ही गुडविल का स्वरूप होता है। कोई अगर नॉर्मली कमा रहा है तो उसको हम गुडविल नहीं कह सकते। यस, दो लोग नॉर्मल है तो गुडविल नहीं कमा रहे, बट एक व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है और एक व्यक्ति नॉर्मल कमा रहा है, तो जो ज्यादा कमा रहा है उसकी गुडविल है। से यस और नो? ऐसे तो फिर हर किसी व्यक्ति की गुडविल हो जाती। सो एवरेज से सुपीरियर मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड एग्जाम में ज्यादा आता है। इज दैट ओके? थर्ड वाला पॉइंट लिखते, तीसरा। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना क्वेश्चन के साथ देखेंगे बेटा, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग, है ना। सो वैसे तुमको आंसर दे देता हूं, ऐड पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व्स, दिस इज वन वे, या असेट माइनस लाइबिलिटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो व्हाट आई डू जनरली इज बेबी कि जो कुछ क्वेश्चंस में जो चीज में ज्यादा इजीली समझा पाऊं फिगर से, वो वहां से समझाता हूं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम वहां पे देखेंगे, रट कर कोई मतलब नहीं इधर, है ना। अभी हम मोटा मोटा देख रहे हैं कि क्या चीज है, अब इसको एप्लीकेशन कैसा करना है, विल हैव टू सी इट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेटर है सभी के पास? किसके पास कैलकुलेटर नहीं है? ठीक है, तो फिर आज ये मेथड नहीं देखेंगे। तीसरा मेथड है एन्यूटी मेथड, ये आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। एन्यूटी मेथड ये कल देखेंगे। ठीक है, फोर्थ कॉन्सेप्ट लिखते हैं। एन्यूटी मेथड के लिए कुछ जगह छोड़ दो, आज कल कैलकुलेटर लेके आ जाना, और मोबाइल पर नहीं चाहिए मुझे, मैं पहले ही बोल रहा हूं। फोर्थ वाला लॉजिक, कैपिटलाइजेशन मेथड। विच मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब बताऊं? सांस लो, वेरी गुड, छोड़ दो और ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे यहां पर कौन सा शॉप बहुत फेमस है? तुम्हारे गांव शहर में कोई शॉप? मैं भी नहीं जा रहा आगे, मैं भी ऐसे बैठूंगा। तुमको शॉप का नाम याद आ जाए तो मुझे बता देना, तब तक मैं भी नहीं जा रहा आगे। कौन सा? क्या करते वो? नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, बाकी के बच्चों वाले शॉप्स बताओ। हाँ हाँ, अरे हाँ मैं समझ गया मेरे भाई, पर मैं इधर बोलूंगा यूट्यूब वाले समझेंगे नहीं, वो तुरंत मेरी बजा देंगे, कैसी गंदी बातें कर रहा है ऐसा बोलेंगे, मुझे बोलेंगे अश्लील है ये, मैं नहीं जा रहा उसमें। हाँ हाँ पाजी बताओ, और दूसरा कौन सा? और कोई दूसरा? तुम रिटेल शॉप नहीं देखते तुम्हारे यहाँ पर, जहां पर स्टेशनरी के आइटम्स, तुम जब स्कूल में रहते थे तो तुम मम्मी पापा के पीछे पड़ते थे, नहीं पापा उधर ही चलो, उधर मिलता है कुछ तो एक आइटम ऐसा। हाँ, आश्रा स्टेशनरी है। कहां से गुड़िया तू? आसरा स्टेशनरी ऐसा बोल रही है तू? गुड, जरा ध्यान से सुनो। एक है आसरा स्टेशनरी, ये गुड़िया बता रही बहुत पॉपुलर है। वैसे हमारे जमाने में ऐसे कुछ लोग और थे, जैसे हम वहां पर सोलापुर का कोई है तो वहां पर एक पाव भाजी है, सुप्रजा पाव भाजी। पाव भाजी खाइए, सुप्रजा पाव भाजी, सुप्रजा
पाव भाजी, है ना। ये हमारा एग्जाम्पल दे रहा हूं सोलापुर का, और ये एग्जाम्पल ये बता रही है अहमदनगर का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब तुम आसरा स्टेशनरी में जाते हो तो उधर की एक खास बात है, वो शॉप बहुत फेमस है। उस शॉप में नटराज की पेंसिल आई, बिक गई। उसके अंदर जो भी फाइल्स आ रहे बिक गए। उनके पास स्टॉक भी ज्यादा रहता है और बिकता भी फास्ट है। तो वो क्या होता है, फास्ट मूविंग होता है। कितना होता है, फास्ट मूविंग। तुम्हें पता है ये सुप्रजा पाव भाजी है ना, बहुत भारी। इधर पाव आए खत्म, पाव आए खत्म, भाजी भी बन रही बिक रही, लोग आए खाए पिए निकले। समझ में आ रही बात दिन में। तो मैं तुमको ये बता रहा हूं, सुप्रजा पाव भाजी का अगर एग्जांपल लूं तो इधर सिटिंग कैपेसिटी है मान लो 50, और इधर सिटिंग कैपेसिटी है दूसरी एक होटल 50। इस पाव भाजी का नाम है आनंद पाव भाजी। कितने बेकार लोग यार। नहीं, मैं आनंद पाव भाजी नको, आनंद नको, अपन एक काम करो, चेंज करो, हर्षद पाव भाजी। क्या नाम लगा, हर्षद पाव भाजी। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूं, सोलापुर की हमारी सुप्रजा पाव भाजी, और दूसरी कौन सी, हर्षद पाव भाजी। अब बेटा जी हर्षद ने भी 50 की कैपेसिटी बनी। हर्षद के पास पैसा बहुत है। हर्षद मानता है कि हर्षद किसी के बाप का नहीं सुनता, बोले 50 की कैपेसिटी में भी बनाऊंगा बैठने की। हर्षद ने भी 50 की बनाई और सुप्रजा पाव भाजी की भी 50 की। उनके पास में भी लोग उतने ही, हर्षद के पास में भी लोग उतने ही काम करने के लिए। बट मैं आपको बता रहा हूं पैसा ज्यादा कौन कमाएगा। तो तुमको समझ में आ रहा है क्या कि राजा बेटा जी हर्षद बाबू कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाएंगे। तो मान लो इन्होंने 50 लाख रुपए लगाए और ये पाजी ने भी 50 लाख रुपए लगाए। ये समझ में आ रहा है क्या, दोनों ने कितने रुपए लगाए, 50-50 लाख। सो हर्षद कितना कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट तो हर व्यक्ति कमाता है बेटा। अबे स्टोर खोलेगा तो कुछ तो बिकेगा, पाव भाजी बिकेगी। तो मान लो ये कमा रहा है 10%, कितना कमा रहा है, 5 लाख। 10% कमा रहा है तो कितना कमा रहा है ये, 5 लाख। और राजा बाबू ये जो व्यक्ति है सुप्रजा पाव भाजी, इसने 50 लाख रुपए लगाए, बट ये कमा रहा है इसका 30%। ये कितना कमा रहा है, 15 लाख। अब मैं तुम्हें गुडविल निकालने का काम सिखा रहा हूं बेटा जी। हर व्यवसाय की बात होती है कि जैसे एफडी की बात होती है, डिबेंचर की बात होती है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स की बात होती है, जिसमें रिस्क नहीं है उसमें भी कुछ रिटर्न तो मिलता है। तो जब आप व्यवसाय करते हो तो हर व्यवसाय का कुछ नॉर्मल रिटर्न तो मिलता है। इसीलिए आप देखो, कोई भी गरीब आदमी रहेगा, कोई भी रहेगा, पकौड़े का स्टोर ओपन कर लेगा, या कोई साइकिल की पंक्चर की दुकान ओपन कर लेगा, या रिपेयर का शॉप ओपन कर लेगा, या स्टेशनरी का शॉप ओपन कर लेगा, या फिर कोई दूसरा शॉप ओपन कर लेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि नॉर्मल प्रॉफिट तो कहीं नहीं जा रहा, नॉर्मल प्रॉफिट तो मिलेगा, है ना। गुडविल किसकी व्यक्ति की होती है कि भाई साहब जिसके लिए उसके कैपिटल के साथ साथ और कोई व्यक्ति भी काम कर रहा है ना। और एक आपने पापा की बात सुनी होगी कभी कभी, अगर किसी के पापा ने बोला तो, यार पैसा तो बहुत बना सकते हैं बट पैसा नहीं है कैपिटल डालने के लिए। कैपिटल की एक खास बात होती है, जितना पैसा डालेंगे उतना निकाल पाओगे आप। ये कैपिटल की बात। यूएस आज इतना आगे क्यों, पैसा डालने की कैपेसिटी बहुत है। टैलेंट तो इंडिया में थोड़ी ना कमी है, टैलेंट तो इंडिया में भी है, बट उनके यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी का कैपिटल डालेंगे तो उसका रिटर्न भी आना ही है। अब जरा इंटरेस्टिंग बात सीखना सर जी, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 15 लाख रुपए किसी नॉर्मल आदमी को कमाना है, राइट, तो बेटा जी मैं इसको डिवाइड बाय करूंगा 10% से। ये ऐसे ही करते हैं, 15 लाख डिवाइड बाय 10%। एक बार कैलकुलेटर पर लो, 15 लाख डिवाइड बाय 10% कितना आएगा, 1 करोड़ 50 लाख लगाना पड़ेगा कि नहीं। मतलब ये क्या कर रहा है बेटा आदमी, इसको फील करना, 50 लाख रुपए लगाकर ये कितने की आमदनी कमा रहा है, 1.5 करोड़ की। एक काम करो, लो कैलकुलेटर पर 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख लो, जीरो बराबर से लेना, एक हाथ इधर उधर ना गिर जाए। लिया गया 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10%। अगर कोई नॉर्मल आदमी कमाता तो 10% ही कमाता ना, तो कितना कमाता, 15 लाख। मतलब अगर हर्षद पाव भाजी को 1.5 करोड़ कमाने, 15 लाख कमाने, तो हर्षद बाबू को कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 1.5 करोड़। बट ये हमारा सुप्रजा पाव भाजी कितने में कमा रहा है, 50 लाख लगाकर वो 1.5 करोड़ की इनकम कर रहा है। यस और नो। तो तुम्हें पता है 1 करोड़ रुपए उसकी गुडविल हो गई। फील करो, 50 लाख रुपए लगाकर कितने की इनकम कमा रहा है, 1.5 करोड़ की। तो जाहिर सी बात है 1 करोड़ क्या है, गुडविल। क्योंकि कोई तो काम कर रहा है ना, कौन काम कर रहा है, इट इज अ हिडन
असेट विच इज वर्किंग एंड दैट इज व्हाट गुडविल. तो कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला क्या देखिए गुडविल निकालने का. कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, हम लिखेंगे कैपिटल दैट शुड बी एम्प्लॉयड. बेटा इसका इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करिए. कैपिटल दैट शुड बी एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? पैसे जितने डालने चाहिए थे. अगर हर्षद की बात करें वो नॉर्मल है ना. तो नॉर्मल अगर उसको 15 लाख रुपए कमाने तो हम कैसे करते हैं? 15 लाख डिवाइड बाय दैट इज प्रॉफिट अर्न्ड डिवाइड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो आपको मिलता कितना? 1.5 करोड़. बट एक्चुअली कितना लगा है? 50 लाख. तो बचा हुआ 1 करोड़ कौन काम कर रहा है? गुडविल. तो ये देखो कैपिटल दैट शुड बी एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला रहेगा, हम कहेंगे प्रॉफिट अर्न्ड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और आगे क्या कर देंगे? प्रेस कर देंगे परसेंटेज का सिंबल. प्रॉफिट अर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और क्या प्रेस कर दिया बेटा मैंने? परसेंटेज का साइन. तो मुझे क्या मिल गया? अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति इसको कमाना चाहता है तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? समझे कि नहीं समझे? अभी मुझे बताओ, आनंद भांगड़िया का लगा हुआ कैपिटल कम है कि ज्यादा है? कम है. बट अगर आज मेरी जितनी इनकम किसी को कमानी है टीचिंग में तो उसको कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं? यस. तो मैं कम कैपिटल में काम कर रहा हूं, वो ज्यादा कैपिटल में काम कर रहा है. तो मेरे लिए फिर काम कौन कर रहा है? गुडविल. बात स्पष्ट तरीके पे जा रही है. अगर मैं आपको कहूं हीरो गाड़ी, राइट, हीरो की गुडविल है. और अगर मान लो कल को हम पार्ले जी गाड़ी निकाले, हंसो मत, आ सकती है, पार्ले जी की गाड़ी आई, तो पार्ले जी की गाड़ी की गुडविल है क्या? नहीं. अगर पार्ले जी को उतना प्रॉफिट कमाना है जितना हीरो का है तो उनको कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ेगा. डू यू एग्री? सो राजा बेटा जी, हम क्या करते हैं, कैपिटल दैट शुड बी एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जैसे सुप्रजा कमा रही 15 लाख डिवाइड बाय एनआरआर, तो आपको मिलेगा कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए था नॉर्मल सिनेरियो में. लेस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा जी? गुडविल. अगर फिगर पॉजिटिव आए तो क्या मिलेगा? गुडविल. नेगेटिव आए तो गुडविल नहीं है. क्या रहे हेमंता? पानी आ रहा है क्या? बेस्ट है. सर जी एक बार वापस बता दो ना, वो एवरेज मेथड क्या है गुडविल निकालने का? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो एवरेज आ गया. एवरेज में से जो ओनर को देने का है वो माइनस करेंगे. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी हो सकता है. क्लियर? दूसरा वाला सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर. ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस, क्या मिल जाएगी? गुडविल. हम इसमें नॉर्मल ईयर्स लेते हैं कि एबनॉर्मल ईयर्स? वो प्रॉफिट लेते हैं क्या जो फ्यूचर में आने ही वाला नहीं है? हम फ्यूचर के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जो चीजें नहीं होने वाली है उसको ले नहीं सकते. इज दैट ओके? थर्ड वाली चीज, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? हम पहले बोले कैपिटल दैट शुड हैव बीन एम्प्लॉयड. कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर. तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल दैट शुड बी एम्प्लॉयड लेस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. तो अगर फिगर पॉजिटिव आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल. इज दैट ओके? मैंने एन्युटी मेथड सिखाया नहीं, 4 मेथड हुए. अभी पांचवा चीज, पांचवा बेटा, पांचवा एक्चुअली मेथड नहीं है, इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल. सुनते जा. तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देने का, रेशो का. सो बेटा जी यहां पर पार्टनर्स होते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एस, ऐसे पार्टनर होते हैं. और उन सभी का क्या होता है? कुछ ना कुछ
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना। अब हम क्या करते हैं, एक एडमिशन हुआ पार्टनर का, क्या हुआ, एडमिशन। तो जब भी कोई पार्टनर नया आता है तो तुम उससे क्या मंगाओगे, कैपिटल मंगाओगे। कई बार आप उसको कैपिटल ज्यादा मांगते हो। कैपिटल ज्यादा क्यों मांगते हो, क्योंकि आप उसको क्या बोलते हो, मैं तेरे से कैपिटल भी ले रहा हूं और मेरे धंधे की गुडविल है वो भी ले रहा हूं। क्या क्या, कैपिटल मांग रहा हूं और साथ साथ क्या मांग रहा हूं, गुडविल भी मांग रहा हूं। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी हम क्या बोलेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोला, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, ये इनर कॉलम में। और फिर मैं बोलूंगा फर्म्स कैपिटल। तो मैं लिखूंगा फर्म का कैपिटल क्या आएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर, पीएसआर। तो आपको मिलेगा फर्म का कैपिटल। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं, सुनो सर क्या है। कैन आई आस्क यू वन थिंग, कि एक पार्टनर 50,000 रुपए लेके आ रहा है फॉर 1/3 शेयर। एक नया आदमी आ रहा है 50,000 रुपए लेके आ रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/3, 1/3। तो आप मुझे सोच के बताओ फर्म का कितना रहेगा, 1.5 लाख। तो मैंने क्या किया, न्यू पार्टनर का कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल 3/1। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ना। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/1। तो बेटा जी मुझे क्या मिल जाएगा, ये फर्म्स कैपिटल मिल गया क्या नहीं मिला, यस सर। अब ये फर्म्स कैपिटल मिल गया तो उसके अंदर से मैं लेस कर दूंगा, लेस पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर, ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर। ये इसमें से हम माइनस कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी सी, इन तीनों का मिलाकर, और सी कौन है, न्यू पार्टनर है। सी कौन है रे भाई, न्यू पार्टनर। ये इधर से माइनस कर देंगे, अगर फिगर पॉजिटिव आया तो वो क्या है, गुडविल। ये बेटा एक्चुअली मैथ्स है, ये क्वेश्चन के साथ आपको आराम से समझेगा। तो पर हम इसको अभी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं कि कैसे निकलती है हिडन गुडविल। तो आप मुझे एक बार याद करके बता दीजिए हिडन गुडविल कैसे निकलेगी। पहले हम क्या लेते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल का क्या लिया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लिया तो हमें क्या मिल गया, फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल में से हम क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर है, भी ए बी सी, नए और पुराने, सभी पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर देंगे, लेस। तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर फिगर पॉजिटिव आए तो क्या बोल देंगे हम उसको, गुडविल, और इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। इज दैट ओके, गुड वन। सो मेरे राजा बेटा जी, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यहां तक की स्टोरी समझ में आई। आगे बढ़ू और अब हेडिंग लिखते हैं हम, चुप 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 चुप, पूछू, ठीक है, सुनते जाइए ध्यान से। बेटा मुझे एक बात बताओ, किसी के भाई बहन है घर में, छोटी बहन किसकी है, अच्छा त्रास देती है, तंग नहीं करती, छोटी बहन तंग नहीं करती, 100% करती। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि क्या है। सो बेटा जी, एक ये है और एक ये है, छोटी सी छोरी। ओके, सो शी इज सिस्टर एंड ही इज ब्रदर, है ना। अभी क्या हुआ, पापा ने चॉकलेट लेके आए। कितने चॉकलेट लेके आए, एक नहीं लेके आए, अरे येड़ा है क्या। सो पापा ने चॉकलेट लेके आए 50। ओके, और इस 50 में से इसको दिए 25, इसको दिए 25। पापा ने अपना काम बराबर कर दिया, यस। अब बेटा जी हुआ क्या, एक दिन रात को पापा के कुछ दोस्त, फैमिली मेंबर्स, मतलब उनके फैमिली फ्रेंड्स आए। तो जब फैमिली फ्रेंड्स आए तो ये एक लड़का, उनकी एक नहीं, एक ही रखते इसका, उनका एक लड़का आया और उनके पापा मम्मी, ठीक है। अबे मम्मी की साड़ी खींच रहा है, क्योंकि पता है क्या, इन दोनों में से किसी ने चुगली करी है और चॉकलेट दिखा दी। इन दोनों में से किसी ने चुगली करी और बता दी चॉकलेट। मैं तो ऐसा करता था कमीनापन, तुम नहीं करते थे। मतलब ऐसा खाने का कि सामने वाले को दिख जाए पर अपन छुपके कर रहे हैं। तो अपने को बहुत मजा आती थी, मेरे को तो बहुत मजा आती थी। तो फिर इसमें क्या हुआ कि एक दिन वो रात को आए और इन दोनों में से किसी ने एक चुगली कर दी और इस पोट्टे को पता चल गया कि ये चॉकलेट खा रहा है, अब ये अपनी मम्मी के पीछे पड़ा है।
तब अपनी मम्मी जो अपने पास ध्यान नहीं देती है उसको उनके बच्चे की चिंता होती है, और अपनी मम्मी पूछती है क्या चाहिए बेटा, तब तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है बट कुछ कर नहीं सकते। क्या पूछते हैं उनको, क्या चाहिए बेटा, और वो बोल देते तो आंटी चॉकलेट चाहिए। आंटी फिर अपनी मम्मी बहुत तेज रहती, बोले अपने ही दोनों कमीनों में से किसी ने दिखाई है। आंटी समझ जाती पूरी एकदम इज्जत से। अब मुझे आगे की स्टोरी आप बताएंगे कि क्या होता है। जो बड़ा है उसकी चॉकलेट ली जाएगी, अरे ये बात भी दर्द है। हाँ, और अगर पेरेंट्स अच्छे हुए तो क्या करते हैं, कमी नहीं रहते उनके साथ ऐसा होता है कि हाँ भाई ठीक है जो बड़ा है उसको देने का है। वो बड़ा वाला बच्चा बोलता है कि पर इसमें मेरी क्या गलती, मैं बड़ा हूं तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, मुझे क्यों कूट रहे हो। बट एनी विच वेज अगर मान लो पेरेंट्स अच्छे हैं तो क्या करेंगे, दोनों से थोड़े थोड़े लेंगे। ये जो नया पुट्टा आ रहा है ना इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना। और जब एडमिशन होता है तब ये जो दो लोग रहते हैं ना ब्रदर और सिस्टर, इनके शेयर में से कुछ निकलता है। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बोला कि तेरे पास 25/50 है, सिस्टर को बोला तेरे पास भी 25/50 है। ये बच्चा बोलता है मेरे को 10/50 चाहिए। क्यों बोला मैं क्यों लूं सिर्फ एक ही चॉकलेट, नहीं मुझे कितनी चाहिए 10। ये बच्चा भी बहुत तमाशाबाज है तो ये 10 चॉकलेट मांगता है। अब 10 चॉकलेट कौन कौन देगा आप मुझे बताते जाइए। 5-5 बिल्कुल सही। तो मैंने इधर से किया -5/50 और -5/50, 50 में से 5-5 दोनों देंगे, हाँ या नहीं। सो राजा बेटा जी इसका शेयर कितना आ गया 20/50 और इसका शेयर कितना आ गया 20/50 और इस पोट्टे का कितना आ गया 10/50। अरे समझे क्या, 50 जो डिनोमिनेटर है वो चॉकलेट से, ऊपर जो है वो कितनी मिल रही है। अब अगर तुम लॉजिक लगाओगे तो सिंपल सी बात है, ये ओल्ड रेशियो है। कौन सा बिटलू, ओल्ड, और ये कौन सा है न्यू रेशियो। समझे बेटा, जब भी ओल्ड में से न्यू को माइनस करो, मतलब न्यू वाला रेशियो कम है, ओल्ड वाला ज्यादा था। ओल्ड में 25 चॉकलेट थी 25, न्यू में 20 है। कॉमन सेंस लगा के बताओ आप गेन कर रहे हो कि सैक्रिफाइस कर रहे हो। सो बेटा जी यहां पर ये दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं 5/50, 5/50, और ये पोट्टा गेन कर रहा है 10/50, ये गेनिंग है। सो बेटा जी क्या मैं आपको फॉर्मूला समझा सकता हूं, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, इंग्लिश में बोल के बताओ, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो इफ इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है, ओल्ड ज्यादा था न्यू कम है तो हम क्या बोल देंगे सैक्रिफाइसिंग, और अगर ओल्ड कम था न्यू ज्यादा है गेनिंग। इज दैट ओके। So old minus new if it is positive it is sacrificing, old minus new if it is negative it is gaining ratio। लिख लो। ये पहले लिख कर ले लो बेटा, फिर हम इसके अंदर आगे जाएंगे। ला 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 ला। गुड वन। थोड़ा स्क्रॉल कर दूं। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कई सारे बच्चों को 12th में पता नहीं होता है, उनको ओल्ड रेशियो ही पता होता है। ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग, रिमेंबर दिस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इफ द फिगर इज पॉजिटिव इट इज सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज गेनिंग रेशियो। इज दैट ओके। सो मैं भी आपको लिख कर दे दूं,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर पॉजिटिव है तो इसको क्या बोलेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग। और दूसरा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर ये नेगेटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। अभी थोड़ा सा मम्मी पापा को बाहर करते हैं और दो बच्चों को धंधा करने के लिए बैठाते हैं, देखते कितने बच्चे सही से बिजनेस कर पाते हैं। तुमने बचपन में खेला या नहीं खेला मुझे देखना है, या सिर्फ पढ़ते ही आए हो? देखते गुड़िया, लेट्स स्टार्ट। सीरियस नहीं होने का, बचपन में खेली होगी ना कभी? कुछ नहीं, कुछ नहीं खेला बेटा? खेला होगा ना कुछ? फर्स्ट डे यार ऐसे ही देखते हैं बच्चे। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, मैं भी आपको बता रहा हूं, सुन रहे हो? ये एक लड़का है, मुझे लड़कों के एग्जाम्पल्स आएंगे क्योंकि लड़के ये कार्यक्रम करते सारे। सो मैं, तुम्हें पता है लड़कों के पास, हम जब छोटे थे तब हम क्या करते थे? गोटे खेलते थे, कंचे, और उसमें कुछ एक बड़ी वाली गोटी भी आती थी जिसको हम कुछ एक नाम बोलते थे, अब मुझे नाम नहीं याद रहा, मतलब हाँ मार्बल के नाम पर हम कुछ बोलते थे, मतलब वो फेवरेट होती थी जिससे निशाना लगाते थे, है ना? डिजाइन भी आता था अलग अलग। वैसे आपको मैं बताता हूं, कुछ बच्चे जो रहते किंडर जॉय वाले, तुम तो समझ रहे होंगे, हमारे जमाने में किंडर जॉय का कोई भसड़ नहीं थी भाई। किंडर जॉय वाले तुम हो, तुमने बिगाड़ा इस जनरेशन को, हमने किंडर जॉय खाने वाले तुम थे। तुम मुझे बताओ सच्ची सच्ची, किंडर जॉय क्यों खाते हो? क्यों खाए थे? अरे कमीनो बता दो, किंडर जॉय क्यों खाए हो? टॉयज के लिए किंडर जॉय खाए। अब मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारे मम्मी पापा को साइड में रखो, और मैं बता रहा हूं किंडर जॉय खाने वाले ये दो बच्चे इधर है, ठीक है? एक के पास सुपरमैन है और एक सुपरमैन है, और ये वो पिंक वाली लेके आता है हर बार, किंडर जॉय, जिसमें हर बार परी परी निकल रही है कुछ। अच्छा तुम्हें पिंक और ये पता है ना, ऑरेंज ब्लू है क्या? हाँ सॉरी, ब्लू और ऑरेंज दो किंडर जॉय होती है। जो भी एक पिंक है और एक ब्लू किंडर जॉय होती है। जो पिंक में है उसमें लड़कियों के खिलौने निकलते। इस पोट्टे को पता नहीं था, गरीब आदमी को, इसमें परिया ही परिया निकल रही, उसको सब लड़कियों के ड्रेसेस निकल रहे, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें गंदी गंदी, और ये छोरे को चाहिए नहीं, लड़कों के हिसाब से गंदी भाई। हाँ तो उसको क्या चाहिए था भाई? सुपरमैन चाहिए था। अब मैं बता रहा हूं क्या है, ये एक किंडर जॉय और इसके पास ये सब आइटम, एग्रीड? ये दोनों क्या सौदा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? ये क्या बोलेगा कि मैं मेरी एक किंडर जॉय देता हूं तेरे को, मेरी एक किंडर जॉय तेरे को देता हूं, तू मेरे को क्या दे दे? तेरे दोनों सुपरमैन मुझे दे दे। बिजनेस चल रहा है, नहीं खेलेंगे ऐसे? अच्छा आप बचपन में ऐसे खेले हो कि किसी के पास पत्ते आ गए थे या किसी के पास कोई स्टिकर आ गए थे, तो तुम क्या करते थे? अपने कुछ स्टिकर उसको देते थे और सामने वाले से कुछ लेते थे। मैं क्या बोल रहा हूं, मम्मी पापा को साइड में निकालो। मम्मी पापा बहुत गलत सिखाते थे तुमको, शेयरिंग इज केयरिंग। तुम नहीं मानते इन बातों को, काय का शेयरिंग इज केयरिंग? मैं नहीं कर रहा शेयर, मैं तो धंधा करूंगा, यही बोलते थे। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ये चॉकलेट देने को तैयार नहीं, दे देते ब्रदर सिस्टर, बोलते हमें क्या मिलेगा? अगर हमें कुछ पैसे दे रहे हो तुम या हमें कुछ रिटर्न में दे रहे हो, हम चॉकलेट दे देंगे तुमको। नहीं, मैं तो बहुत कॉमन सेंस की चीज बता रहा हूं पाजी। इतनी सिंपल सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज देनी है तो ये कोई चीज देगा और इसकी एवज में इधर ये व्यक्ति कुछ इसको रिटर्न में देगा, यस और नो? तो होता क्या है कि बेटा जी यहां पर दो लोग काम कर रहे थे, एक सोलापुर का था, ठीक है, रसगुल्ले, और दूसरा कहां से था? मुंबई। ये दो लोग पार्टनर थे, ये पार्टनर थे ना दोनों। इन्होंने बहुत काम किया यार, बहुत काम किया, 15 साल तक काम किया। अब इन दोनों की कमर दुख रही है, तो इन्होंने बोला और एक नए पार्टनर को ले लेते हैं। बट अब हुआ क्या कि इन्होंने 15 साल में अपनी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को स्थापित कर लिया। क्या स्थापित कर लिया? गुडविल। अब जब इसका आधा शेयर था और इसका आधा शेयर था, अब अगर किसी नए आदमी को लेंगे अंदर तो उसका भी तो कोई शेयर रहेगा। तो मतलब इन दोनों को क्या करना होगा? सैक्रिफाइस। बेटा सैक्रिफाइस फ्री में नहीं होता,
ये सैक्रिफाइस करेंगे तो सामने वाले आदमी से क्या मांगेंगे? कैश, क्योंकि इनका शेयर कम हो रहा है ना, तो क्या मांगेंगे? कैश। सो राजा बेटा जी हमेशा ध्यान में रखना, गेनिंग पार्टनर पैसा लेके आएगा और किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जल्दी से मुझे बताओ, गेनिंग पार्टनर क्या लेके आएगा? कैश, और किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। इज दैट ओके? सो रिमेंबर एंड राइट इट डाउन। नोट, do not take abnormal years and abnormal profits in calculation of goodwill. Do not take abnormal years and abnormal profits in calculation of goodwill. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ बेटा। पॉइंट नंबर 2, please note that generally gaining partner will bring cash and give it to sacrificing partner. Gaining partner will bring cash and give it to what? Sacrificing partner. Okay? इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझाकर बात खत्म करता हूं। सो गेनिंग पार्टनर क्या लेके आएगा बेटा जी? कैश, और किसको दे देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ऑलराइट। आप में से कोई आर्ट में है, डिजाइन्स में है, या ड्राइंग्स में है, पेंटिंग में है? एक बच्चा है। और कोई ड्राइंग पेंटिंग बेची है आपने? आप पेंटिंग बेचते हो कि ड्राइंग बेचते हो? पोर्ट्रेट निकालते हो? पेंटिंग बेचते हो। गुड। आपका नाम क्या है? सुमित। ये देखो, ये सुमित इधर है, ऐसा ऐसा करके सुमित है ना? ये सुमित का घर है, और ये सुमित की मम्मी इधर। कहां से हो सुमित तुम? कहां से? धनबाद से है सुमित भाई, धनबाद। और सुमित अभी कहां पे है? पुणे में। अब जरा ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कुछ पेंटिंग घर में पड़े हुए हैं क्या? ये पेंटिंग पड़े हुए? बेटा ज्यादा जलील मत करियो, ध्यान से सोच के आंसर देना। ये पेंटिंग किसकी है? अच्छा तुम बच्चे बताओ, किसकी है? सुमित की। कहां पे? बेस्ट है। अब क्या हुआ? एक आदमी आया, सर घोड़े की आवाज निकाल रहे हो। हाँ, एक आदमी आया, और ये आदमी आया और उसने ये पेंटिंग खरीदी इसने 4,000 रुपए में। सुमित भैया, पैसे किसको मिले? मम्मी को। बट मम्मी किसको देगी? पापा को। क्या सेंस है इस बात का? फिर वापस पूछ रहा हूं, पैसे किसको मिले? सुमित किसको देगी? कॉमन सेंस की बात है। मम्मी कभी ऐसे नहीं बोलेगी कि इनकम मेरी हो गई। मम्मी के बुक्स में एंट्री क्या होगी? मम्मी बोलेगी कैश आई, कैश टू सुमित। कैश आई, सुमित को पेएबल है। नहीं, क्या गलत बोल रहे? पैसा किसका है? सुमित का है ना। अब बेटा जी पेंटिंग को रिप्लेस करो विद द वर्ड गुडविल। पेंटिंग को रिप्लेस करो विद द वर्ड गुडविल। ये न्यू पार्टनर है, ठीक है? ये ओल्ड पार्टनर है। बेटा गुडविल किसकी होती है? ओल्ड पार्टनर। सोलापुर मुंबई दोनों ने मिलकर काम किया, उन्होंने जनरेट करी गुडविल, गुडविल उनकी है। बट बेटा जी पैसा किसको मिलता है? घर माने, धनबाद माने, मम्मी माने, बिजनेस को मिलता है। हम किसकी बुक्स में होते हैं? बिजनेस की। बिजनेस बोले मेरा कोई लेना न देना, पैसा ओल्ड पार्टनर्स का है, आ रहा है नए पार्टनर से, मैं बीच में बैठा हूं क्योंकि वो पैसा मुझे ला कर देते हैं। तो बिजनेस क्या बोलता है? मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू किसको? सुमित ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ए राजा, अगर दो पार्टनर है, उन्होंने बहुत मेहनत करी, पैसा कमाया, गुडविल कमाई। अब अगर कोई नया एंट्री आ रहा है तो ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पैसा इनको मिलना चाहिए, बट इनको नहीं मिल रहा है। पैसा कहां पे आ रहा है? बिजनेस में, क्योंकि वो चेक किसके नाम से देंगे? बिजनेस के नाम से।
तो आपकी एंट्री क्या होगी बिजनेस में? कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट। एक बार बोलो क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। डोसक्यात गेला का? ऐसा क्यों किया एंट्री? क्योंकि बिजनेस क्या बोलता है, जो पैसा आया है वो किसी को पेएबल है। इज दैट ओके? सो जल्दी से मुझे बताओ एंट्री क्या आएगी? कैश टू सॅक्रिफायसिंग पार्टनर। इन विच रेशो? बशी घ्यायचं आणि गाव भर नाचत फिरायचं। सॅक्रिफायसिंग रेशो। कौन सा रेशो बे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मुझे पता है तुम भरोसा नहीं मानोगे, इसीलिए मैं तुमको ये है ना दीदी का एग्जांपल लेके रखा था। बैठो बेटा। अब इधर तुम बोल रहे थे ना ओल्ड रेशियो, 12th में पढ़ के आए थे ओल्ड रेशियो, बकवास है ये, मैं आपको बताता हूं। ये ब्रदर और ये सिस्टर, इनका शेयर है 25/50, 25/50। अब इधर ये बच्चा नया आया और मान लो ये कैश लेके आ रहा है, मतलब ये फोकट में नहीं चाहिए, बोले कैश दूंगा मैं। अब बेटा जी जो सिस्टर है वो बोलती मैं नहीं दूंगी मम्मा, तो सिस्टर ने कुछ भी नहीं दिया। और इधर कितना हो गया बेटा जी? इसका 25/50 रहा, हाँ या नहीं? बट ये जो ब्रदर है इसने दे दिए 10, इनका शेयर कितना रह गया? 15/50, हाँ या नहीं? इन्होंने 10 चॉकलेट सैक्रिफाइस करी। मुझे बताओ जब सिस्टर ने कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं तो उसको पैसे किस बात के मिलेंगे? पैसे किसको मिलने चाहिए? ब्रदर को। अगर एग्जाम्पल बताऊं, एक सोलापुर है और एक मुंबई है, ये सोलापुर और ये क्या है? मुंबई। समझे कि नहीं? इसका शेयर था सोलापुर का 50% और मुंबई वाले का कितना था? 50%। कुल मिला के 1/2 1/2। अब एक नया पोट्टा आया, एक कोई सुंदर कन्या आई, एग्रीड? सोलापुर को इंटरेस्ट नहीं है, मुंबई बोला मैं मेरा आधा दे दूंगा तुमको, तो इसको 25 मिल गया और इसका 25 हुआ। अब मुझे बताओ अगर ये पैसे लेकर आएगी तो किसको देगी? कॉमन सेंस की बात है यार। ओल्ड रेशो में सोलापुर बोलो, सोलापुर को किस बात की चीज मिलेगी? है कि नहीं? जो सुंदर कन्या पैसे लाएगी वो किसको जाएगा? मुंबई को जाएगा, क्योंकि सैक्रिफाइस मुंबई कर रहा है। डू यू रियलाइज दिस? सो रसगुल्ले बच्चों, आपकी एंट्री क्या आएगी? जब कभी भी बिजनेस में पैसा आएगा तब आप एंट्री करोगे गुडविल की, कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अच्छा, 12th में आपने एंट्री ऐसे सीखी होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ऐसा भी किया तो चलता है, बट मैं आपको शॉर्टकट में एंट्री क्या बता रहा हूं? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ए मला एंट्री नहीं करते, क्या एंट्री होती रे? कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मुझे लगता है आज इतना ही काफी है। ये लिख लिया क्या? सो गुडविल की एंट्री क्या होती है बेटा जी? तो ये स्टोरी में मैंने आपको समझाई गुडविल की एंट्री, कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो कल जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो इन सभी चीजों को रिवाइज कराएंगे। कल हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अकाउंटिंग देखेंगे गुडविल की, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इज दैट ओके? या कोई क्वेरी? रोलेक्स राणा शाम को बताता हूं, और वैसे भी मैंने बता दिया था कि संजीव भाई कोई बात नहीं है ना। पार्टनरशिप में फर्स्ट टारगेट मैं ये करने वाला हूं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है पहले उनको परफेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेज पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। इज दैट ओके? सो मैं पढ़ाते वक्त हमेशा हर टॉपिक में ये मेरा पैरामीटर रहता है कि पहले जो एग्जाम में आता है उस चीज के एंगल से उसको परफेक्ट बनाओ, और उसके बाद में जो बाकी की चीज है उसको इंपॉर्टेंस हम जैसे मार्क्स है उसके हिसाब से देंगे। और ये ऐसा जीवन में हमेशा करते रहना, फायदे में रहोगे आप। फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी करते रहे होंगे ऐसे। शादी में फूफा जी और जीजा जी में किसको ज्यादा भाव मिलता है? शादी में फूफा जी और जीजा जी में दोनों में से किसको ज्यादा भाव मिलता है? जीजा जी को। ये अभी नियति है, नियम है ये। तो बेटा जी हम भी ऐसे ही करेंगे। जो फूफा जी होंगे हमारे स्टडीज में उनको कम इंपॉर्टेंस, जो जीजा जी होंगे उनको ज्यादा, और कोई और नजदीक वाला होगा तो उसको और ज्यादा। अब उसका नाम नहीं बता रहा मैं कौन रहता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए। इज दैट ओके? चलो अभी प्रेम से मेरे को बाय बाय बोलेंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। खाना खा लीजिएगा, अच्छा खाना मिलता है।